हाँ जी, वेलकम टू द सर आइंस्टाइन्स यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा सीईटी का लेक्चर जो है उसमें सीरीज़ में हम आज का जो टॉपिक हमारा है बच्चों वो है फ्लूइड है। फ्लूइड से लगभग काफ़ी लोगों को डर लगता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपका डर मैं ख़त्म कर सकूँ। तो फ्लूइड को समझने की कोशिश करते बेसिक बातें करूँगा, ज़्यादा जेई एडवांस या ऐसे कुछ लेवल वाली बातें मैं नहीं करूँगा, तो आप समझ पाएंगे अपने सीईटी लेवल को। ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर कोई भी अपने पास क्या है बच्चों, एक कंटेनर है। तो एक हम फ्लूइड के दो पार्ट है वैसे तो, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो फ्लूइड है ये हमारा रुका हुआ फ्लूइड है। किसके रेस्पेक्ट में है? बोले ये सर रुका हुआ फ्लूइड है विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। तो इस फ्लूइड की अगर मान लो हाइट कंटेन की h है और यहाँ तक ये वाटर लेवल जो इसमें भरा हुआ है और इस वाटर की डेंसिटी कुछ है, दिस इज अ रो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में बच्चों क्या हो रहा है कि प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वो प्रेशर निकालने, अब ये कैसे होता है वो क्लासरूम प्रोग्राम में अपन काफी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अब समय का अभाव है तो थोड़ा सा आप शॉर्ट बनाने के लिए वीडियो को मैं सब ये करूंगा, उसके लिए आपसे क्षमा याचना। लेकिन तो यहाँ पे बाहर जो सरफेस है फ्लैट सरफेस बनाएगा ये, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हमेशा सरफेस जो आएगी वो फ्लैट आएगी ऐसा जरूरी नहीं है, सरफेस अपने आप चेंज कर भी लेगा। तो सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे क्या हो रहा है कि हर जगह पे प्रेशर क्या है हमारा सेम है बच्चों। तो यहाँ पे बाहर क्या कर रहा है बेटा? एयर है। एयर है तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो इस सरफेस पे पी नॉट लग रहा है, और जैसे ही आप एच जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? पी नॉट प्लस समथिंग ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। अगर आपको वैसे भी अगर जानना ही हो तो जान सकते हो, एक कॉलम मान करके और नेट फोर्स बैलेंस करके न्यूटन्स लॉ लगा करके सब कर सकते हैं। तो लेकिन वो सब मैं अभी करने वाला नहीं हूं, तो अपन जान लेते हैं डायरेक्टली होना क्या है। तो यहां से यहां तक जाने पे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, दिस इज अ पॉइंट नंबर 1, और इस पॉइंट को मैंने सिंपली कहाँ रखा है? इस कंटेनर के डेप्थ पे रखा है। और अगर कंटेनर के बॉटम पे रखा है तो इस पॉइंट पर यहां से यहां तक देखो, अगर आप तो h हाइट सर हमें नीचे आना पड़ेगा। तो आप ये सोच सकते हो कि वाटर कॉलम है जिसका हाइट h है, तो उसका जो वेट लग रहा होगा ना वही हमारा प्रेशर क्रिएट करेगा। तो दिस वेट प्लस दिस पी नॉट इज इक्वल टू P1। तो इस पॉइंट पे बच्चा लोग जो प्रेशर आएगा P1 वो सिंपली कितना हो जाएगा? P नॉट प्लस h रो g, ठीक है, h रो g, दिस इज द रो इनटू g। ये तो हुआ ड्यू टू द ग्रेविटी। अब यही हमारा हर जगह काम करने वाला है। अगर मैंने बोला होता सर यहां बताओ पॉइंट नंबर 2 पे, और इस पॉइंट की मैंने बोली होती कि डेप्थ सर कितनी है? h/3 है। तो अगर इस h/3 डेप्थ पे अगर मैंने प्रेशर निकाला होता तो यहां पे प्रेशर सर मैं क्या निकालता? एट अ पॉइंट 2 इज इक्वल टू P नॉट प्लस h/3 रो इनटू g। तो ये मैं प्रेशर वहां पे निकालता, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया। आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है सर कि प्रेशर जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज होगा, ठीक है। पहली बात सिंपली याद रख लोगे इसको। अच्छा, दूसरी बात क्या याद रखनी है बच्चों आपको? दूसरी बात याद रखनी है कि सर ये कंटेनर है, बहुत बढ़िया बात। इसमें ये हमारे पास फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी फिक्स है, कॉमन है, हर जगह डेंसिटी सेम रहेगी, है ना। तो अब मैंने क्या करा सर? मैंने बोला सर इसको एक्सेलरेशन कर दो ए से। तो ए से जैसे एक्सेलरेट करोगे तो बच्चे लोग इसकी जो सरफेस है वो सरफेस थोड़ा सा इंक्लाइन शेप ले लेगी, भागने लगेगा तो इंक्लाइन शेप ले लेगी। और अगर इंक्लाइन शेप ले लिया है तो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, पानी का जो स्पेस है वॉल्यूम जो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये यहां से नहीं, ये अब देखो थोड़ा सा मैंने आपको सोचने में मजबूर कर दिया होगा। देखिए तो एक बार फिर से बताता हूं, यहीं से नहीं उठ जाएगा, क्योंकि जितना यहां खाली होगा उतना उठेगा, अपने आप पानी बढ़ तोड़ी जाएगा ना। तो ये वाली जो पॉइंट यहाँ पे अभी ये फैल है ये पॉइंट नीचे आ जाएगा थोड़ा, और यहां से ये जो पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर उठेगा। तो ये वाला जो सरफेस है वो कुछ ऐसा, यहाँ का वाटर खाली होकर यहाँ चढ़ गया है, क्योंकि वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा ना, मास कंजर्व रहेगा। वाटर अपने आप 3 लीटर है तो 50 लीटर तो नहीं हो जाएगा ऐसे एक्सेलरेट कराने पे। तो यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वाटर आ गया वो यहाँ से खाली होकर के इधर शिफ्ट हो गया है। तो ये अपना एक सरफेस जो है वो इंक्लाइन बना लेगा ड्यू टू द एक्सेलरेशन। अब इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है कि एक्सेलरेशन की दिशा में अगर आप चलोगे बच्चा तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अपन जब एक्सेलरेट करता है कोई भी फ्रेम तो शूडो फोर्स आपका पीछे की तरफ लगने लगता है। तो शूडो फोर्स लगने लगता है तो यानी कि प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटी नहीं बोल रहा हूं। ग्रेविटी वाला पॉइंट खत्म हो गया, इतना याद रखना है अपने को। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट 1 बनाया, यहाँ पे पॉइंट 2 बनाया, तो हो क्या रहा है सर? हो ये रहा है सर, प्रेशर कहां ज्यादा होगा सर? ऑफ कोर्स 1 जो है वो इज ग्रेटर देन द 2 होगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर घटेगा। तो आप जितनी लेंथ पे आगे चलोगे उतना ही प्रेशर जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर क्या करेगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में घटेगा, ठीक है। तो अगर मैंने बोला आपको सर यहां से यहां तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना प्रेशर घटेगा, तो मान लो अगर मैंने यहां से यहां तक ये वाला पॉइंट बनाया
थोड़ा सा पानी अपन हटा देते हैं ताकि डायग्राम थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला सर इस कंटेनर की लेंथ कितनी है, बोले सर L मान लो, मान लिया। तो बोले सर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, बोले यहाँ पे मान लो सर P1 मान लो और इस पॉइंट पे P0 मान लो, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर पे खुला है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक सर आऊंगा तो P0 मिलना चाहिए मेरे को बिल्कुल। तो इधर से इधर P1 इधर कुछ रहा होगा ड्यू टू द वर्टिकल हाइट, है ना। यहाँ पे कितना प्रेशर रहा होगा सर P0। अब ये पूरी जो सरफेस है इस पे हर जगह प्रेशर P0 है बच्चा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ओपन है और फ्लैट सरफेस है, तो इसके जस्ट अंदर भी P0 होने वाला है और यहाँ पर भी P0 होने वाला। तो मैंने बोला सर जितना आप नीचे आओगे, मान लेते कुछ वाई डिस्टेंस नीचे आया सर, तो यहाँ पे जो P1 है ये तो ऑफकोर्स P0 प्लस एच रो इंटू वाई हो जाना है। तो जितना इधर जाने पे बढ़ेगा उतना इधर जाने पे घट जाएगा, क्योंकि वापस P0 अचीव करना है। पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेरे को लग रहा है लेवल। खैर, तो यानी आप इतना याद रख लो कि सर इधर जाने पे क्या हो रहा है, सिंपल सा बस इतना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट वरी, डोंट टेक हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करो सर P1 जो है माइनस, एक काम कर लेते हैं यहाँ से, इसको 1 बोला मैंने सर बच्चों, है ना, इसको बोला मैंने P0। तो एक काम कर लेते हैं, इसको कोई रैंडम पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का, इसको 1 पॉइंट मान देता हूँ, इसको 2 पॉइंट मान देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला सर P1 ज्यादा होगा P2 कम होगा, तो P1 माइनस P2 आपके पास क्या आएगा सर, वो आएगा रो A इंटू L। बस इतना याद रख लो, बाकी सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना तो याद रख लोगे। A एक्सेलरेशन है, L है अलोंग द लेंथ जितना चला, दिस इज द प्रेशर फ्रॉम वेयर टू वेयर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि वो घटेगा तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये इस सेंस से मैंने इसको लिखा, ठीक है। कंफर्म इतनी बात। अच्छा, अब क्या होगा सर, इसका यूज क्या है, इसका यूज दिखाता हूं मैं आपको। देखो इसका यूज क्या है, जैसे मान लो एक यूट्यूब दे दिया आपने को, ठीक है, एक यूट्यूब दे दिया आपने को, ये एक यूट्यूब दे दी, ठीक है। ये इसकी जो लिम्स है ये बहुत लॉन्ग है, ठीक है, वेरी लॉन्ग है। और मान लो इसका बेस जो है, इसकी हाइट मान लो ये बेस जो है इसका 2h है, ठीक है। इसमें अभी फिलहाल ये रेस्ट पे है और इसमें इस तरीके से फ्लूइड भरा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फ्लूइड भरा है। इस फ्लूइड की हाइट ना बच्चा h है, इधर भी h है, इधर भी h है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला सर ये बताओ कि इसको मैंने एक्सेलरेट किया, कितने से एक्सेलरेट करूं कि ये जो लेफ्ट लिम्ब है ये पूरी की पूरी खाली हो जाए। तो सर अगर ये खाली हो जाए तो व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कंटेनर ऑफ दिस यूट्यूब, दैट कि ये वाला जो पोर्शन है वो खाली हो जाए, लेफ्ट लिम्ब खाली हो जाए। इसका मतलब सर क्या होना है, सर ये वाला वाटर खाली होकर के इधर आ जाएगा, तो जितना इधर से खाली हुआ सर उतना इधर भर जाएगा, पानी जाएगा कहाँ, यही होगा काम, है ना। या फिर अच्छा एक और बात, अब बोलोगे सर एक्सेलरेट इधर कर रहे तो इधर वाला कैसे खाली हो जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैंने नहीं दी है, अब आप जिधर भी एक्सेलरेट कराओ वो कॉमन सेंस है। लेकिन अगर मान लो मैंने एक्सेलरेशन कराया होता इधर, तो ऑफकोर्स कि ये कौन सी लिम्ब खाली होती, राइट वाली खाली होती, है ना। तो राइट वाली लिम्ब अगर खाली होगी तो इधर वाला पानी चढ़ के इधर चढ़ जाएगा, तो इधर चढ़ जाएगा तो सर ये जो हाइट है h और गेन कर लेगा, तो टोटल हाइट ये कितनी गेन कर लेगा सर, 2h कर लेगा। इधर वाला खाली हो गया, सब शट से ऊपर चढ़ गया। अब पानी की सिचुएशन सर क्या है इसमें, तो इसमें सर अब लिक्विड की सिचुएशन ये है, यहां तक वाटर है नीचे इस वाली ट्यूब में और इस वाली ट्यूब में है 2h तक है। बहुत बढ़िया बात। बोले सर अब क्या करूं, बोले सर देखो यहाँ पे तो P0 रहेगा क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, फ्लैट है, और यहाँ पे भी P0 रहेगा सर। अब ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, दिस इज द पॉइंट नंबर A, क्लियर। अच्छा अब क्या हुआ, बोले सर देखो यहां से यहां तक आने पे प्रेशर बढ़ेगा और यहां से यहां तक जाने पे प्रेशर घटेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं उल्टा आऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा और यहां पे आऊंगा तब भी प्रेशर बढ़ेगा। दैट मींस कि किसी भी पॉइंट पे हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में, क्योंकि ट्यूब के कंडीशन, ट्यूब के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, अब तो बोलोगे सर हाइड्रोस्टैटिक कैसे हो गया, चल तो रहा है लेकिन ट्यूब के रेस्पेक्ट में पानी नहीं चल रहा है, समझ में आ गई बात। तो यानी कि इस कॉमन पॉइंट पे प्रेशर हमेशा सेम आएगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टली आओ चाहे वर्टिकली आओ, ठीक है। तो इसको मैं, या फिर अपन दो इक्वेशन बना लेते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो सर वर्टिकल अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे को पता है सर P0 ऊपर है, नीचे आते आते प्रेशर बढ़ेगा, तो ये सर बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा सर, प्लस PA, इन दोनों का एडिशन। अच्छा एक बात और करते हैं, PA बढ़ेगा सर, तो PA कितना हो जाएगा सर, PA हो जाएगा P0 प्लस H रो G। सर H कितना हो गया, बोले सर 2H इंटू रो इंटू G। बहुत बढ़िया बात। बोले सर ये P0 है, बोले इधर से इधर आते या फिर इधर से इधर जाते, जो भी करते। तो सर A पे प्रेशर हॉरिजॉन्टल में अगर देखें तो अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा या फिर इस डायरेक्शन में आऊं मैं, तो प्रेशर जो है सर वो कितना आएगा, PA पे। इधर से इधर आऊंगा तो PA पे प्रेशर बढ़ेगा सर, कितना बढ़ेगा सर, PA इज इक्वल टू P0 प्लस कितना बढ़ जाएगा, रो इंटू एक्सेलरेशन कितना A है इंटू कितनी हाइट चलना है सर, 2h चलना है सर। पता नहीं कितना समझ में है आपको,
ये बात समझ में आ रही है कि पी नॉट से सर मैं इधर जाऊंगा ना, तो मेरे को पता है, अभी मैंने बोला सर कि एक्सेलरेशन इधर है, तो सर इधर जो है वो प्रेशर बढ़ेगा तो सर पी ए जो होना चाहिए वो पी नॉट प्लस समथिंग, दिस इज रो ए इंटू एल। एल जो लेंथ है सर वो 2h है। अब कोइंसिडेंटली देखो, अब पी ए दोनों सेम होने चाहिए, तो इन दोनों को मैंने सेम कर दिया तो सर आपको क्या दिख रहा है, ये इक्वेट हो गया। तो रो इंटू ए इंटू 2h शुड बी इक्वल्स टू 2h इंटू रो इंटू जी। कोइंसिडेंटली हमारा 2h कट गया, जी रो से रो कट गया, और एक्सेलरेशन मेरा सर जी के बराबर आ गया। ठीक है, अरे रैंडम डेटा लिया अपन ने, कुछ भी, फिजिक्स थोड़ी बदल जाएगी, फिजिक्स यही रहेगी। अगर आपको चीजें समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ऑसम वीडियो, और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए यार, मोटिवेशन आप ही से मिलेगा मुझे। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी, पोस्ट करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपने दो बातें अभी तक सीखी बच्चा, कि एक तो ये कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर घटता है और ग्रेविटी की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है। अब एक और बात बताता हूं। एक और बात क्या है सर, एक और बात है घूमने वाली। जब भी रोटेशन होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो रोटेशन होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो अगर ये कंटेनर है और इसमें ये वाटर है अपने चकाचक फिल है, मैंने क्या करा, जो इसको इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमा दिया। अब घुमा दिया तो आपको पता है कि ये वाटर लेवल ऐसा चढ़ जाएगा, ये वाटर लेवल ऐसा चढ़ जाएगा, ऐसा चढ़ जाएगा, यानी सरफेस जो होगी वो फ्लैट ना होकर कर्व हो जाएगी कुछ, और कर्व हो जाएगी तो ये इक्वेशन, अब ये मैं बोलूं बता इस कर्व की इक्वेशन कैसी होगी, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा सर, देख के तो नहीं बता सकता हूं मैं, बाबा तो नहीं हूं IITian बाबा, तो यहां पे इसको मैं देख के तो नहीं बता सकता हूं, है ना, तो देख के नहीं बता सकता हूं तो क्या करूंगा भाई, मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा ना चीजों को। तो कैसे करेंगे सर, तो सर एक काम करो सर, चल रहा है क्या, ये नहीं चल रहा है, तो बोले सर क्या करते हैं कि घूमने की वजह से क्या आ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है। एक काम करो सर, क्या करो, बोले इधर ना जहां से ये पानी उठा है उसको मैंने ओरिजिन मान लिया सर, और इसको y एक्सिस मान ली सर, इसको ओरिजिन मान लिया, इसको x एक्सिस मान लिया। अब मैंने क्या करा, बोले सर इस पर रैंडम कोई पॉइंट ले लो, दिस इज x, y ले लिया सर। मैंने बोला सर यहाँ पे प्रेशर कितना है, बोले यहाँ पे तो प्रेशर सर P0 ही रहना है ना, एटमॉस्फेयर में है। बोले बहुत बढ़िया बात। तो मैंने बोला सर बच्चा कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया इसको कि यहाँ पे सर x चलेगा, ये y चलेगा, है ना, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। बोले अब क्या होगा, बोले अब दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे भी प्रेशर सर P0 है, तो यहाँ से सर नीचे जब आओगे आप तो प्रेशर सब बढ़ेगा क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाने वाले हो। और बोले यहाँ पे सर तो घूमने की वजह से ना, बोले सर इधर तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, बहुत बढ़िया, मैंने आपको शाबाशी दे दी, बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन घूमने की वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा होता है और उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन किधर है, जिसकी डायरेक्शन है ACP की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये मार्कर किसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द एक्सिस होना है, और इसके लिए कोई तो फोर्स जिम्मेदार है। तो एक्सेलरेशन है, तो मैंने अभी भी बोला सर एक्सेलरेशन की दिशा में क्या होगा, घटेगा। तो इसमें क्या होगा, इधर की तरफ प्रेशर घटेगा और इधर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। एक ही बात बताइए, एक्सेलरेशन की दिशा में प्रेशर घटेगा, तो यानी कि यहाँ पे ACP इधर होगा। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, है ना, इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इधर कितना चलना है, x चलना है सर, तो यहाँ से इधर चलोगे तो क्या होगा, प्रेशर सर घटेगा, और इधर से इधर आओगे तो बढ़ेगा। तो घटना और बढ़ना बराबर होना चाहिए, तो घटना और बढ़ना बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया सर रो इंटू एक्स चलना है उसको, और इंटू एक्सेलरेशन, तो सर ACP लिख दो ना, बात सही है, मैंने लिखा ACP। बोले बहुत बढ़िया सर, इतना इधर जाने पे सर घट जाएगा और इधर आने पे इतना बढ़ेगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो बोले कितना बढ़ गया, बोले सर बढ़ गया रो इंटू वाई इंटू जी सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले फिर क्या, ACP की वैल्यू लिख लो। बोले रो x इंटू ACP कितना हो गया सर, बोले ACP हो गया सर x इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रो वाई इंटू जी, लिख दिया मैंने रो वाई इंटू जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले रो से रो काट दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, बोले y की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। मैंने कहा ये बात सही आ गई क्या, मैंने कहा गलत। मैंने कहा बहुत खुशी, बच्चा खुश हो गया, ऑप्शन टिक मार के आ गया, बहुत बढ़िया। पैराबोलिक इक्वेशन आएगी तो पैराबोलिक की, लेकिन इसमें अभी भी गड़बड़ी है, ठीक है, इसमें अभी भी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है उसको समझाने के लिए मैं इधर आपको एक चीज बताता हूं
ये मान लो एक ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब में ना मैंने बच्चा इधर से ओपन है ये, और इसमें अपने फ्लूइड भरा है, और मैंने बोला कि इस फ्लूइड वाली ट्यूब को मैंने ओमेगा से घुमा दिया। बहुत बढ़िया बात, मैंने ओमेगा से इसको घुमा दिया। तो मैंने आपसे पूछा सर बच्चा ये बताओ कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा? बोले सर इधर, ट्यूब के एंड पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा ना, तो इस पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। तो मैंने बोला इसके एंड पे प्रेशर बताओ। तो एंड पे प्रेशर बताने के लिए अपन ने क्या करा कि यहाँ पे ये एल लेंथ मान लेते हैं और ओमेगा से घूमता हुआ मान लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन सर इसके पास क्या हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टूवर्ड्स द एक्सिस, और टूवर्ड्स द एक्सिस अगर है तो इधर की डायरेक्शन में सर प्रेशर घटेगा, और इधर की डायरेक्शन में प्रेशर घटेगा, तो इधर की डायरेक्शन में प्रेशर घटेगा और इधर बढ़ेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, होगा ये कि भाई इस पे प्रेशर निकालने के लिए मैं क्या करूं? तो मैंने बोला सर यहाँ पे तो P नॉट है क्योंकि ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो इधर से इधर जाने पे प्रेशर सर बढ़ेगा। तो इस A पॉइंट पर जो प्रेशर होगा PA, वो होगा सर कितना, PA माइनस P नॉट, दिस प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो इनटू ACM, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है लेकिन कौन सा वाला लेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अपन कंसीडर करेंगे इनटू L। चमका कि नहीं चमका? तो अगर मैंने ये लिया तो ये हो गया रो इंटू ACM, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा बच्चा, यहां से L/2 पे, तो L/2 पे है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू L। चमका, R ओमेगा स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो यहां बन गया रो L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2। तो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस इन दिस रॉड। तो यानी कि एंड पे जो प्रेशर आएगा वो आएगा P नॉट प्लस रो L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये वाला प्रेशर आप इस रॉड पे निकाल सकते हो। इसी मेथड से आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्यूरेट इक्वेशन क्या आई कमेंट करके बताना, और अगर नहीं आए तो बताना, अगले लेक्चर में मैं इसको फटाफट से स्टार्टिंग में कवर कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों की छोड़ा है, थोड़ा सा मुझे लगता है शायद CET लेवल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आगे जो कहानी है वो थोड़ी ईजी करने जा रहा हूँ अब ना, ठीक है। बट ये याद रखना भाई, रॉड वाला ये पूछा जा सकता है ना, एंड पे कितना प्रेशर जनरेट होगा ड्यू टू द रोटेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब भी आएगा, घूमेगी चीजें, तो आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा प्रेशर जो होता है वो लिखा जाता है, प्रेशर डिफरेंस जो लिखा जाता है और रो इंटू ACM यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेते हैं, क्योंकि अच्छा ऐसा क्यों होता है? होता यह है कि सर हो क्या रहा है, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ना अलग है, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बदलेगा। सेंटर से जितना दूर होगा पार्टिकल, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो यानी इस वाले पॉइंट का तो और ज्यादा है, तो किस वाले का लोगे? तो उससे अच्छा है कि मैं सेंटर ऑफ मास कैरी कर लूं, दैट्स ऑल। अदरवाइज वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो इंटीग्रेशन वाला मेथड मैंने बताया ही नहीं है यहाँ, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रोटेशन याद रखना है, जो 3 बातें मैंने बताई कि रोटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेंट्रीपिटल आएगा, और जब भी सेंट्रीपिटल आएगा तो आपको क्या करना है, आपको सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करके चलना है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या करा, ACM ले लिया, है ना। अच्छा जी, अब एक और बात करते हैं कि यहां पे अगर हमारे पास मान लो कि कोई भी फोर्स निकालना हो किसी में भी, तो किसी भी कंटेनर में अगर मुझे फोर्स चाहिए, तो अगर मैंने बोला सर ये फ्लूइड है, भरा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो यहां पे ये फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और इस फ्लूइड की हाइट अपन ने मान लिया बच्चा h है, ठीक। मैंने बोला कि इस कंटेनर के वर्टिकल वॉल पे कितना फोर्स जनरेट होगा वो बताओ। तो कितना फोर्स जनरेट होगा, मैंने बोला ये जो कंटेनर है ये क्यूबिकल शेप का है, ये इधर h है तो इधर भी h है, ठीक है। तो इसकी विड्थ भी h हो गई, हाइट भी h हो गई, सब कुछ h हो गया, तो ये सब समझ में आ गया। तो यानी कि ये कैसा है, क्यूबिकल शेप में है, सब कुछ सेम है। तो यानी कि यहां से ये वाटर लेवल भी h लेवल भर दिया अपन ने, तो इस पे प्रेशर निकालना है। अब इस पे फोर्स निकालना है, सॉरी, तो फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल क्या होने वाला है, वो होने वाला है सर, फोर्स क्या होता है सर, प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो प्रेशर इनटू एरिया, तो सर प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन बच्चा लोग ये बताओ कि जैसे आप नीचे आओगे h हाइट पे, तो प्रेशर सर क्या होगा, बोले सर होगा h रो जी। सर आपने तो बताया प्रेशर डिफरेंस h रो जी होगा, मैंने कहा सही बात। बोले अब 2h नीचे आ जाओ तो कितना होगा सर, 2h रो जी। तो कौन सा प्रेशर लिखूं, ठीक है, तो कौन सा प्रेशर लिखूं? तो यहां पे प्रेशर क्या हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो प्रेशर बढ़ता है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बढ़ता है, ये थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया। तो इस डायरेक्शन में अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पे कितना प्रेशर लग रहा है वो फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास पे मैंने प्रेशर निकाला, तो सेंटर ऑफ मास इसका कितना होगा सर, h/2 पे होगा। कितने पर होगा,
h/2 पे होगा। तो यहां पे जो प्रेशर फोर्स लगेगा वही हमारा प्रेशर होगा। तो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा बच्चा, वो आ जाएगा h/2 इंटू रो जी प्लस P0। अरे टोटल प्रेशर यही होगा ना इस पार्ट पे, P0 बाहर एटमॉस्फेरिक है तो P0 प्लस h/2 इंटू रो जी एंड इंटू ऑफ एरिया। एरिया कौन सा एरिया आएगा, जो इस वॉल पे लग रहा है, तो उस वॉल का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, h इंटू एच बोले तो h², क्योंकि ये क्यूबिकल है तो हाइट विड्थ लेंथ सब सेम हो गई तो ये हो जाएगा। तो यहां से सवाल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इंटू अब h तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चा, फोर्स ऑन द वर्टिकल वॉल आ गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके चलता हूँ। कैसे लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पे मान लो मैंने भर दिया दो कंटेनर नहीं, एक कंटेनर में दो लिक्विड डाल दिए, एक की डेंसिटी मैंने ρ1 डाल दी, एक की डेंसिटी ρ2 डाल दी। मैंने बोला वर्टिकल वॉल पे फिर से बताओ फोर्स कितना लगेगा। तो यहां पे क्या करना है, मान लो इसकी हाइट मैंने मान ली h और इसकी भी हाइट मैंने मान ली h, ठीक है, और इस वॉल का एरिया दिया हुआ है कैपिटल A, ठीक है। तो अब इस वॉल पे प्रेशर कितना लगेगा, तो बोले सर दो लिक्विड है, अब दो लिक्विड है, क्या करना है आपको, इस वाले वॉल का अलग फोर्स निकालो, इतने पोर्शन का अलग फोर्स निकालो। तो नेट फोर्स ऑन द वर्टिकल वॉल इज समीशन ऑफ दैट, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पे निकाला तो यहां पे बेटा इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वही काम करूंगा मैं वर्टिकल वॉल के लिए। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास मेरा कितने पे मिलने वाला है, h/2 पे मिलने वाला है। लेकिन इस वॉल का सेंटर ऑफ मास मुझे कितने पे मिलने वाला है सर, वो मिलने वाला है h प्लस h/2, दैट मीन्स वो मिलने वाला है 3h/2 पे मिलने वाला है ना। बहुत बढ़िया। तो सर नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा सर, वो लगेगा P0 प्लस कितना आ जाएगा प्रेशर, दिस इज h/2 इंटू ρ1 इंटू जी। ठीक है, ये हुआ इस पे, तो प्रेशर इंटू इसका एरिया ऑफ द वॉल कितना आ जाएगा, इतने पोर्शन का एरिया, तो इसमें h/2 ले लो। अरे समझ में आ गया, इस हाइट को भी आप मान लो h/y क्यूबिकल मान लो, जो भी मानना है। ठीक है, तो ये वाली विड्थ भी h ही हो जाएगी, लेकिन ये h इंटू h/2 का एरिया आएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आएगा वो आएगा h इंटू h/2 का। ठीक है, तो ये हुआ पहला प्रेशर, प्लस इसी में और क्या कर देंगे, ये वाला भी ऐड कर देंगे। तो ये वाला प्रेशर कितना आएगा सर, P0 प्लस 3h/2 इंटू रो जी इंटू ऑफ एरिया ऑफ दिस, इतना पोर्शन का एरिया, तो इसका इस पोर्शन का एरिया कितना आ जाएगा, h इंटू अच्छा सॉरी एक मिनट, इसमें एरिया अपन ने गलत लिख दिया क्या, h इंटू इसको थोड़ा चेंज कर लो, h इंटू 2h, क्योंकि लगेगा कि है ना, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका एरिया कितना आ जाएगा सर, एरिया आ जाएगा h इंटू 2h। अरे भाई इतनी वॉल का एरिया जो आएगा, अगर आप देखोगे वॉल ऐसी होगी ना रेक्टेंगल शेप की, तो इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, अंदर जो डेप्थ है इसकी वो भी 2h ही होने वाली है, क्यूबिकल है अगर तो। ठीक है, लेंथ और विड्थ सेम है, तो ये 2h होने वाली है अंदर, तो 2h वाली लेंथ हो गई, और इसकी हाइट कितनी हुई h, है ना, इसकी हाइट कितनी हुई टोटल h, अरे दिया है ना h, तो h इंटू 2h, तो ये एरिया आ जाएगा, और इधर भी कितना आ जाएगा, h इंटू 2h आ जाएगा। तो दिस इज द समीशन ऑफ द फोर्सेस। तो नेट फोर्स जो लगेगा इस पे इतना लगेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है बात, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। देखो आगे बढ़ते हैं, और अब ये हुआ वर्टिकल वॉल का, थोड़ा सा ये टिपिकल हो गया, लेकिन ये इजी रहेगा ना। तो सीईटी का थोड़ा सा मैं एक लेवल ऊपर लेके चल रहा हूँ, ये बात मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, चलो अगले बातें। अब ये तो हुआ प्रेशर वाली बातें, अब हम थोड़ा सा चलाना शुरू कर देते हैं। किसको, वाटर को। चलाना कैसे शुरू करना है, जैसे सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी बात करते हैं। एक तो कभी कभी अपने को वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पूछा जाता है ना, सबसे रद्दी सवाल यहीं से होता है। रद्दी सवाल कैसे होता है, मान लो यहाँ पर ये वाटर लेवल है हमारा, ठीक है, और इस वाटर लेवल पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चा, एक होल कर दिया। इस होल का मैंने एरिया ले लिया, क्रॉस सेक्शन स्मॉल a, ऊपर वाला जो है इसका सरफेस एरिया कैपिटल A, और यहाँ से जो वाटर आएगा ये इसकी स्पीड कितनी आएगी, अगर इस पानी का लेवल हमने मान लिया स्मॉल h, तो कमिंग आउट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो बाहर आएगी वो आएगी √2gh से। अब यहाँ पर ये बर्नौलीज थ्योरम यूज हो जाती है। खैर, तो इतना आपको पहले याद रखना है कि वाटर के लेवल से वो जो हमारा होल है या ऑरिफिस है, ये ऑरिफिस जो है ये कितना सरफेस से कितनी डेप्थ पर है, उतनी ही डेप्थ यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाली है। दिस इज √2gh इज द स्पीड जो कमिंग आउट फ्रॉम दिस होल। ये तब वैलिड है जब दिस एरिया ऑफ द ऑरिफिस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दिस, यानी ये वाला वैल्यू जो है ये वैलिड होगा तब ये वैलिड है। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा। अच्छा दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है तो इतने से बाहर आएगा। अब इतने से बाहर आएगा तो पूछा क्या जाता है इसमें, कई बार पूछा जाता है कि सर इस ऑरिफिस को हमने क्या रखा है, ग्राउंड से हमने मान लो किसी हाइट पे रख दिया इसको स्मॉल h,
स्मॉल एच नहीं, मैच कर जाएगा, तो इसको मान लेते हैं कैपिटल एच। कैपिटल एच ग्राउंड से रखा है इसको, ग्राउंड से हमने इसको एक दीवार पे रख दिया कंटेनर को, और इतनी हाइट पे रख दिया और यहाँ पे होल कर दिया। पूछा गया ये बताओ कि ये इस कंटेनर से जो पानी निकलेगा ये मैक्सिमम कितनी रेंज कवर करेगा। तो यहाँ पे इस वाटर में प्रोजेक्टाइल की एंट्री हो गई, ठीक। तो पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लो, सिंपल बात कि v इज इक्वल टू √2gh, और ये हाइट कितनी होगी बच्चा, h हो गई कंटेनर की। तो बोला कि ये कितना दूर जाके गिरेगा, दिस इज द रेंज ऑफ द वाटर, मैक्सिमम कितनी रेंज कवर कर सकता है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि टाइम कितने समय पे नीचे आएगा, ठीक है। तो कितने समय पे नीचे आएगा, तो देखो वर्टिकल स्पीड तो है नहीं इसके पास, ठीक है। तो किसी भी बॉल को अगर आप छोड़ दो तो वो नीचे गिरने में, h हाइट नीचे गिरने में कितना समय लेगी, तो उसका टाइम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हो, इक्वेशन का यूज कर सकते हो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा बच्चा, टाइम आ जाएगा √2h/g। इतने समय में ये पानी जो है वो इस पॉइंट को टच कर लेगा, ठीक। अब इतने ही समय में ये वाली स्पीड जो है वो इसको हॉरिजॉन्टली चलाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल चलाएगा तो रेंज हमारे पास हो जाएगा सिंपली स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम मतलब हो गया √2gh इंटू ऑफ टाइम, टाइम का वैल्यू हो गया हमारे पास 2h/g। ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट, क्लियर, बात समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, सीईटी लेवल के लिए आ सकता है, ठीक है। तो दोनों ही बातें पूछी जा सकती है, टाइम भी पूछा जा सकता है और रेंज भी पूछे जाते हैं। मैक्सिमम रेंज पूछी है, लेकिन ये बात सच है कि सोच रहे हो कि सर हमेशा यही थोड़ी गिरता रहेगा, टाइम के साथ वो ऑफ कोर्स गिरेगा ना, क्योंकि वाटर लेवल घटेगा तो स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी तो वो थोड़ा पास गिरने लगेगा धीरे धीरे, वो तो कॉमन सेंस वाली। लेकिन अपने मैक्सिमम बोलिए, जस्ट जैसे ही हमने होल खोला तुरंत कहाँ गिरा वो, ठीक है, बात समझ में आई तो नहीं। अच्छा अब क्या करना है अपने को, सर अब अपने को करना है, ये तो हो गई बात ऑरिफिस वाली। अब आपको मैं बताता हूँ कि प्रेशर जो है वो एक्सेस कैसे आता है। जैसे ड्रॉप है, तो ड्रॉप के अंदर क्या होता है बच्चा, ये है हमारे पास एक ड्रॉप है, ड्रॉप वो होगी जो अंदर से सॉलिड होगी, सॉलिड होगी, यानी ड्रॉप के पास सिर्फ एक सरफेस है। कितनी सरफेस है, एक सरफेस है। सरफेस बोलोगे किसको, सरफेस उसको बोलोगे जहां पे वाटर और एयर का कांटेक्ट हो रहा है, तो दैट इज अ सरफेस। जो बाहर क्या है, एयर है, और ये इसका सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, तो ये सरफेस है। यानी बाहर हमारे पास सर एयर है तो P0 है। बोले अंदर क्या हुआ, बोले अंदर सर प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। बोले कितना ज्यादा है, उसी को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर जो अंदर होगा बच्चा वो P0 प्लस कितना आ जाएगा, 2T/R हो जाएगा। ये इसके अंदर का प्रेशर है, तो P0 से अंदर कितना ज्यादा है, 2T/R। इसी को बोलते हैं P एक्सेस। P एक्सेस इज 2T/R। R इज द रेडियस, T इज द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, अभी इसको थोड़े समझ लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन पहली बात तो ना मैं डिसाइड करता हूं ना आप लोग डिसाइड करोगे। सरफेस टेंशन एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, या फिर कह लो कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो फ्लूइड जो है वो जब बना था तो उसने अपना सरफेस टेंशन डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो वो सरफेस टेंशन फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल जो सरफेस के होते हैं वो बंधे होते हैं, ठीक है। तो उनमें खिंचाव पैदा होता है, उसको अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, इसको बोलते हैं F इज इक्वल टू T इंटू L, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसी सरफेस टेंशन की वजह से अगर आपने देखा हो तो मच्छर जो होता है वो पानी के ऊपर, पानी में कभी डूबता नहीं है, पानी पे आराम से बैठ सकता है। रीजन क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पानी के अंदर जैसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में क्या होता है, वाटर के अंदर कैरोसिन मिला दिया जाता है। रीजन क्या है, कैरोसिन मिलाने से उसका सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है लगभग, है ना, मतलब कम हो जाता है। कम होने से क्या होता है, जैसे ही मच्छर बैठेगा डूब जाएगा, डूब जाएगा तो मर जाएगा, तो मच्छर की पैदा नहीं होगी, मच्छर बढ़ेंगे नहीं। समझ में आई बात। तो कैरोसिन या कुछ भी ऐसा केमिकल डालने का रीजन यही होता है कि सरफेस टेंशन को घटाया जाए, ताकि मच्छर अपना जिंदा ना रहे उसके अंदर, पन पे नहीं। तो ये फोर्स होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन की वजह से एक नया फोर्स जनरेट हो गया जिसका नाम हो गया टेंशन इनटू L। क्लियर, आपको याद सर ये रखना है। इसी के साथ साथ एक बबल की बात कर लेते हैं, बबल की बात कर लेते हैं। बबल क्या होता है, बोले बबल का सर रेडियस कितना है, R है, बाहर क्या है, एयर है, बाहर क्या एयर है। बबल के पास कितनी सरफेस हो गई सर, बबल के पास 2 सरफेस हो गई सर। तो बाहर तो सर P0 होगा, लेकिन अंदर क्या होगा, बोले अंदर प्रेशर फिर से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, बोले सर 4T/R होगा इसमें। तो जो डिफरेंस क्रिएट हो गया वो फिर से P एक्सेस जब बनाएगा, दिस इज 4T/R, दिस इज 4T/R। समझ में आई बात। अच्छा एक और देख लेते, बोले क्या सर सिलेंड्रिकल, बोले कोई इस तरीके की, बोले वाटर का कोई क्यूबॉइड हो, सिलेंड्रिकल वाटर हो, तो उस पे कितना सरफेस, तो इस पे कितना एक्सेस आएगा, तो इस पे एक्सेस आएगा बच्चों, इस पे एक्सेस आएगा T/R। तो एक बड़ी ड्रॉप है और ये बड़ी ड्रॉप क्या हो रही है, अभी 20 मिनट का शूट होगा। हाँ ठीक है 20 मिनट में खत्म कर दो। हाँ तो ये क्या हुआ कि R जो है
ये हो गया 4 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई। तो अपने से पूछा गया मान लो कि एनर्जी की रिलीज हुई क्या हुई, तो पहले अपन निकालते हैं स्मॉल आर का क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन ये होगा कि मैंने क्या करा कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, मास कंजर्व रहेगा। मास कंजर्व रहेगा इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम और इन चारों का वॉल्यूम सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखूंगा बच्चा तो ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अगर मैंने बोला ये 4 ड्रॉप्स है तो 4 का जो मल्टीप्लाई होगा दिस इज मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम कंजर्व करके मैंने क्या करा कैपिटल आर वॉल्यूम कंजर्व करके मैंने क्या करा स्मॉल आर क्यूब इंटू 4 इज इक्वल टू आर क्यूब, इसमें एक रिलेशन निकाल लिया। इस रिलेशन का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। कैसे होने वाला है कि अगर अपने से पूछा जाए कि मान लो कि इसकी रेडियस बढ़ा करके डबल कर दी गई तो कितना अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया वॉल्यूम कंजर्वेशन से। एक मेथड और होता है, मतलब उसमें क्या सवाल होता है कि मान लो एक बबल है और एयर बबल की जो रेडियस है उसको बढ़ा करके डबल कर दिया गया फुला के। मान लो ये रेडियस थी, पहले R1 थी, बाद में क्या हुआ इसके रेडियस को बढ़ा के कितना कर दिया गया R2 कर दिया गया। देन वर्क डन बताओ, तो वर्क डन क्या होगा, जितनी सरफेस एनर्जी में चेंज आया तो वर्क डन इज ऑल्सो U दैट इज इक्वल टू व्हाट T इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो टेंशन इंटू सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कितना, बोले 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर। लेकिन ये क्या है बच्चा, ये बबल है। अगर ये बबल है तो टेंशन को मुझे ट्वाइस करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई और अगर 4 पाई कॉमन ले लो तो आ जाएगा 8 पाई टी ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये मेरा वर्क डन हो गया, चाहे इसको आप वर्क डन कह लो या चेंज इन एनर्जी कह लो, वो बात एक ही है। तो दिस इज द वर्क डन टू फॉर बिकम्स R1 टू R2। तो कोई भी बबल जब R1 से R2 बनेगा तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा, सिंपल। अच्छा जी, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, अपने पास एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और एक बर्नौली इक्वेशन होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। कैसे होती है कि अगर मैं बर्नौली इक्वेशन की बात करूं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो होता है A1V1 इक्वल्स टू A2V2, ठीक है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो, इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि V1V2 इज द वेलोसिटी, V1V2 इज द वेलोसिटी बच्चों, V1V2 इज द वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी है, A1A2 इज द एरिया। जैसे मान लो कि जितना एंटर होगा उतना ही एग्जिट होगा, कहने का सेंस ये है, मतलब कि अगर मान लो ये एक ट्यूब है और इससे मैंने मान लो 2 ट्यूब और निकाल दी, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका A है। यहाँ से एंट्री हो रही है V से, इधर एग्जिट हो रहा है V1 से, इधर एग्जिट हो रही है V2 से। तो जितना एंट्री होगा उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। अरे भाई एंटर अगर 5 लीटर हो रहा है तो इन दोनों से मिला के 5 लीटर ही निकलने वाला है ना, 6 तो नहीं हो जाएगा अपने आप। तो क्या करना है कि इन दोनों को इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से रिलेशन जो बनेगा, दिस इज A इंटू वी शुड बी इक्वल्स टू A1V1 प्लस A2V2। इस पे आपका CET का सवाल बनने के पूरे चांसेस है। सिंपल होता है, इजी होता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है बच्चा, बर्नौली इक्वेशन कहती है कि एनर्जी कंजर्वेशन इज नथिंग एल्स, सिंपल एनर्जी कंजर्व्ड। एनर्जी कंजर्व्ड मतलब P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो किसी भी फ्लूइड में लैमिनार फ्लो अगर होगा तो उसमें इस तरीके की एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। दिस इज द प्रेशर हेड, ठीक है, प्रेशर हेड, ये हो गया पोटेंशियल हेड और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी वाला। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इन सबका सम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी फ्लो के अंदर, इफ द दिस इज अ लैमिनार फ्लो, ठीक है। तो लैमिनार फ्लो में ऐसा होगा, कैसे होगा देखो। अगर मान लो जैसे मैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, तो या फिर थोड़ा बर्नौली इक्वेशन का प्रैक्टिकल यूज दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई भी टीन टप्पर है, ठीक है, किसी भी घर के ऊपर, तो अगर तेज हवाएं चलेंगी तो उसका जो ऊपर का जो टीन होता है, जो स्टील का बना होता है, वो कई बार क्या हो जाता है बेटा, उड़ जाता है। उड़ने का रीजन क्या है कि अगर आप इस इक्वेशन को देखो एट द सेम लेवल, जैसे मान लो ये टीन, इसका टप्पर डला हुआ है इस घर का, ये टीन है, टीन, ठीक है, स्टील का है, तो ये स्टील का एक पतरा जो टाइप होता है वो लगा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लो एयर फ्लो हो रहा है तो इसका तो लेवल सेम ही है। अगर सेम लेवल है तो ये पी रो जी एच वाली जो चीज है ये तो जीरो ही हो जाएगी, है ना। तो रो जी एच वाली चीज तो जीरो हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आएगा नहीं विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ हाइट। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या होने वाला है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर शुड बी कॉन्स्टेंट। अगर ये कॉन्स्टेंट होना है तो मेरे को बताओ डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की कॉन्स्टेंट है, फ्लूइड कौन है यहाँ पे, एयर है, तो ये तो कांस्टेंट हो गई। बचा कौन सा, प्रेशर और V, इन दोनों का समीशन सर कांस्टेंट हो जाना चाहिए। बोले बाहर सर, बाहर तो प्रेशर सर P0 ही रहेगा ना, लेकिन होगा क्या बच्चा, अगर स्पीड बढ़ेगी
मान लो एयर फ्लो की स्पीड बढ़ेगी, तो बढ़ने से क्या होता है, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो यानी स्पीड जो है वो अपने आप को घटा लेगा, यानी सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, स्पीड को बढ़ने से प्रेशर क्या कर लेगा, खुद को कम कर लेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का समीशन फिक्स रहना है। सपोज जैसे दो नंबर ए और बी है, इनका समीशन 100 होना है, और मैंने बोला कि ए को मैंने कर दिया 60, तो बी को क्या कर दूंगा 40। मैंने बोला ए को मैंने कर दिया 90, तो बी को कितना कर दूं 10। तो एक बढ़ा तो दूसरा घटा, तो यानी कि अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बाहर का प्रेशर जो है वो P0 से घट गया, लेकिन अंदर जो है वो P0 बरकरार है, क्योंकि अंदर तो कोई फ्लो ही नहीं हो रहा है। अब फ्लो नहीं हो रहा तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक एग्जैक्ट फोर्स पैदा हो जाएगा, और इस फोर्स की वजह से ये टीन, अगर मान लो इसका वेट सब कुछ मिला के तामझाम, अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया तो ये सनरूफ बन जाएगी, ठीक, तुरंत। तो आपको यहाँ पे ऑडी वाली फीलिंग जरूर आ जाएगी घर में बैठे बैठे, ठीक है। तो ये सनरूफ बन जाएगी तुरंत। तो दैट इज अ प्रैक्टिकल यूज ऑफ बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है, और तो बर्नौली इक्वेशन में इतनी बातें होती है। हाँ, आखिरी में एक और बात बता देता हूँ, कैपिलरी वाला। कैपिलरी में क्या होता है, कैपिलरी में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह याद रखने हैं। कैसे याद रखना है कि कैपिलरी में क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई कैपिलरी ट्यूब है, दिस इज वेरी फाइन ट्यूब है ना, और अगर इसको मैंने एक कंटेनर में रखा तो कंटेनर में इस तरीके का एक मेनिस्कस बन जाएगा, और इसके ट्यूब के अंदर क्या करेगा बच्चा, एक फ्लूइड जो है वो चढ़ जाएगा। तो बोलेगा कि कितनी हाइट तक ये चढ़ेगा, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे 2t cos थीटा बाय r rho g। तो ये r जो है दिस इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, और t इज द टेंशन एंड थीटा इज द कांटेक्ट एंगल। अब यहां से सवाल उठता है कि कांटेक्ट एंगल क्या है, ठीक है। तो कांटेक्ट एंगल क्या होता है, कांटेक्ट एंगल में क्या होता है, जैसे कि इसमें दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो होता है एडहेसिव नेचर का, होता है कोहेसिव नेचर का होता है। एडहेसिव नेचर का मतलब क्या होता है, एडहेसिव नेचर का फोर्स जब होता है, एडहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है किसमें, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि फेविकॉल जो है वो एडहेसिव नेचर का है, क्योंकि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जोड़ सकता है, ठीक है, लेकिन वो खुद को खुद से नहीं जोड़ सकता ना, क्योंकि उसका कोहेसिव नेचर कम है। यही बात आपको ये समझ में आ गई बात। तो एडहेसिव नेचर ज्यादा होगा तो वो खुद से जुड़ेगा। यानी कि मान लो जैसे ये कंटेनर है, तो इसमें ग्लास में पानी जो होगा वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है सर वो थीटा बन रहा है, और ये थीटा एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एडहेसिव नेचर ज्यादा है। अगर एडहेसिव नेचर ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ एडहेसिव इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ कोहेसिव, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 बनेगा। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ये वाली बात करो एकदम फ्लैट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका कितना बन जाएगा बच्चा, 90 बन जाएगा। और अगर वाटर और डिस्टिल वाटर अगर होगा तो उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 बनता है, डिस्टिल वाटर के साथ ग्लास का, ठीक है। तो ग्लास और डिस्टिल वाटर में याद रख लेना, पूछ ले कई बार तो। और एक बार कई बार मेनिस्कस ऐसा भी बनता है, ये जनरली आपको मर्क्यूरी के साथ देखने को मिलेगा। इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर आप देखोगे तो ग्रेटर देन 90 है। इसमें एक रीजन ये है कि इसका कोहेसिव नेचर ज्यादा है, ठीक है, तो एडहेसिव नेचर कम है। तो दिस आर द काइंड्स ऑफ कांटेक्ट एंगल, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा नेचर किसमें ज्यादा होगा। और ये आपका हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। इसमें जनरली सवाल आपके सीटी लेवल में क्या पूछा जा सकता है, मान लो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस पहले r थी, अब मैंने उसको 2r कर दिया, तो बताओ कितनी हाइट चढ़ेगा। तो रेडियस अगर डबल कर दोगे, यानी आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अगर रेडियस ऑफ द ट्यूब मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो हाइट कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। तो पहले अगर वो 10 सेंटीमीटर चढ़ रहा था तो 5 सेंटीमीटर चढ़ेगा, ड्यू टू द रेडियस डबल, ठीक है। तो जनरली मैक्सिमम सवाल हो सकते हैं इससे पूछे जाए, ठीक है। अच्छा, कैपिलरी ट्यूब को हाँ ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा हैवी, ठीक है। तो ये कैपिलरी ट्यूब हो गया, ये कांटेक्ट एंगल हो गया, और इसी के साथ हमारा चैप्टर में मुझे लगता है कुछ बचा है, ठीक है। तो आज का चैप्टर जो है हमारा वो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, नहीं आए होंगे दोबारा फिर से वीडियो को देखिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।